माननीय योगी जी की सरकार ने कैबिनेट डिसीजन कराकर 3/5/18 को इसको जो है उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया। एआईसीटी का 7वां वेतन आयोग आता है, उसको भी माननीय योगी जी की सरकार ने कैबिनेट डिसीजन कराकर शासनादेश कर दिया। 9 जून 2021 को नई सेवानिवृत्ति बनती है। दुर्भाग्य से इसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। सभी प्रिंसिपल और एचओडी को वेतनमान दे दिया, लेकिन लेक्चररों का जो वेतन वो होना चाहिए था, उनका फिक्सेशन वो नहीं किया गया। तो आप समझ सकते हैं कि किस स्तर पर यह मामला है और उसमें भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगे हैं। आप रहे हैं, क्या वाकई में पैसे लेकर के इस तरीके की नियुक्ति की गई है? मंत्री जी पर दबाव बनाते, मंत्री जी के लिए पैसे कलेक्शन किसने किया, इसके बारे में मुझको कोई जानकारी नहीं। जो चीज हमारे बचा रहे हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बीते समय आपने देखा विधानसभा सत्र के दौरान पल्लवी पटेल ने जब प्राविधिक शिक्षा विभाग को लेकर के जब आवाज बुलंद की तो उनको सत्र से बाहर कर दिया गया था। धरने पर बैठी थी, आपने 4 PM न्यूज नेटवर्क में उनका उस समय जो साक्षात्कार हुआ वो भी सुना। काफी नाराज थी और उनके सवाल सीधे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, जिस पर मौजूदा सरकार में मंत्री आशीष पटेल तिलमिला उठते हैं और उन्होंने ये तक कह दिया कि मेरी राजनीतिक हत्या करने का प्रयास है। सीधे तौर पर एआईसीटीई के जो नॉर्म्स हैं उसको लेकर के सवाल खड़े किए गए और एआईसीटीई नॉर्म्स के अंतर्गत जो भी नियुक्तियां हुई हैं उस पर सवाल खड़े किए। आपने देखा कि एचओडी के पद से जो भी नियुक्ति हुई है उसमें प्रमोशन कर दिया गया, उस पर सवाल खड़े हुए और इसको लेकर के तमाम ऐसे सवाल हैं जो अभी तक के पब्लिक डोमेन में नहीं है। आपको पूरी घटना शुरुआत से बताता हूं कि इसमें आखिरकार होता क्या है। 1989 का जब दौर आता है तो उस समय 4था वेतन आयोग लागू होता है और उस समय जो मौजूदा सरकार होती है वो एआईसीटीई नॉर्म्स को दरकिनार करके अपने खुद के नियम लागू कर देती है, जिस पर काफी विरोध होता है और 1991 की बात की जाए तो फेडरेशन इस पर मुकदमा कर देती है और जिसका रिजल्ट आता है 2001 में, जो कि एआईसीटीई के फेवर में कर देती है कोर्ट। और उसके बाद अगर बात करें तो फिर से एक बार इसको केस डबल बेंच में लाया जाता है, जिसका रिजल्ट 2011 में फिर से एआईसीटीई के फेवर में ही होता है। और फिर जब सुप्रीम कोर्ट में जाया जाता है तो 2017 का जब दौर आता है तो सुप्रीम कोर्ट साफ तौर से कह देती है कि जो भी नियम थे नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए और एआईसीटीई के जो नॉर्म्स थे उसको लागू करने की बातें होती हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये 2017 के बाद 3/5/2018 में कैबिनेट का डिसीजन होता है और एआईसीटीई के जो नॉर्म्स होते हैं वो फुली लागू कर दिए जाते हैं और धीरे धीरे इंप्लीमेंटेशन की बात होती है। लेकिन 1/3/2019 को जब 7th पे स्केल जब आता है, कैबिनेट का डिसीजन जब लागू होता है, इसके बाद से धीरे धीरे तमाम सारी ऐसी बातें होने लगती हैं जिस पर बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं। एआईसीटीई के नॉर्म्स को अगर माने, जिस पद को लेकर के जिस पद पर इस समय विरोधाभास की स्थिति है, पल्लवी पटेल जी जिस पे अपनी आवाज बुलंद करती हैं वो एचओडी का पद होता है और एचओडी के पद पर अगर बात की जाए जो मिनिमम जो अर्हता जो है वो एमटेक प्लस 15 साल का एक्सपीरियंस है और साथ ही साथ पीएचडी प्लस 12 साल का एक्सपीरियंस। और इसको लेकर के अगर बता दें तो लोक सेवा आयोग के तहत जो नियमावली है उसके अकॉर्डिंग एग्जामिनेशन होगा और जो पूरा प्रोसेस है इंटरव्यू तक का वो होकर के इसमें नौकरी मिलनी है। लेकिन इसमें डायरेक्ट प्रमोशन हो जाता है और उसके बाद आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरे प्रदेश भर में हलचल की स्थिति है। हमारे साथ दाहिनी तरफ जो मेहमान बैठे हुए हैं वो ओएसडी रहे हैं आशीष पटेल, जो कि मौजूदा मंत्री हैं इस समय भाजपा सरकार में, और इनका नाम है आरबी सिंह। और हमारे बाईं तरफ जो बैठे हैं वो गजेंद्र सिंह जी हैं। गजेंद्र सिंह हैं अप्लाइड साइंसेज सेवा संघ के अध्यक्ष। तो दोनों से हम चर्चा करेंगे और समझेंगे आखिरकार ये जो बड़ा जो घोटाला हुआ है उस पर इनका क्या कुछ कहना। सबसे पहले आपसे मैं सवाल लूंगा, आप ओएसडी पद पर कार्यरत थे, मंत्री जी के साथ में थे, उसके बाद भी आपने अपना पद छोड़ दिया।
देखिए क्षितिज जी, 1987 में भारत की संसद का संकल्प था कि तकनीकी शिक्षा में क्वालिफाइड टीचर्स रहें, जिससे गरीब किसान मजदूर के बच्चों को अच्छी तकनीकी शिक्षा मिले। 1987 के बाद 89 में पहला रेगुलेशन आता है, उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको नहीं माना। 1991 में मुकदमा होता है, 2001 में सिंगल बेंच से, 2011 में डबल बेंच से और 2017 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद माननीय योगी जी की सरकार ने कैबिनेट डिसीजन कराकर 3/5/18 को इसको उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया। इसके बाद 3/5/18 के बाद कोई भी विभाग में काम AICTE के इतर नहीं हो सकता था। लेकिन और इसी समय 1 मार्च 2019 को AICTE का 7वां वेतन आयोग आता है, उसको भी माननीय योगी जी की सरकार ने कैबिनेट डिसीजन आकर शासनादेश कर दिया। 9 जून 2021 को नई सेवानिवाली बनती है। दुर्भाग्य से इसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। हमारे यहाँ लेक्चरर के 2 पद होते हैं डायरेक्ट सिलेक्शन के, 5400 और 6000। 5400 पर बीटेक होल्डर आता है, 6000 पर एमटेक PhD होल्डर आता है। इसके बाद 5 साल बाद लेक्चरर सीनियर स्केल होता है, फिर 5 साल के बाद लेक्चरर सिलेक्शन ग्रेड 1 होता है जो 8000 पेमेंट का होता है। फिर इसके बाद लेक्चरर सिलेक्शन ग्रेड 2 होता है जो 9000 का होता है। ये जो भी प्रमोशन होने हैं लेक्चरर सीनियर स्केल, सिलेक्शन ग्रेड 1, सिलेक्शन ग्रेड 2, वो कैश के माध्यम से होता है। विभाग के लोगों ने कैश विभाग में नहीं लागू किया। 3/5/18 को शासनादेश किया। 2020 में सभी प्रिंसिपल और HOD को वेतनमान दे दिया, लेकिन लेक्चररों का जो वेतन वो होना चाहिए था, उनका फिक्सेशन वो नहीं किया गया, जिसकी वजह से लेक्चरर में असंतोष था। और नई सेवानिवाली के बाद वो लेक्चरर्स मांग करते रहे कि हमें पुरानी सेवानिवाली से हमारा प्रमोशन कर दिया जाए। वो कोर्ट में गए, कोर्ट में उनको सिंगल बेंच से राहत मिली, लेकिन डबल बेंच पे यही सरकार सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के फैसले के आधार पर कि पद चाहे पुराने हो चाहे नए हो, 24 मई 2022 के आधार पर यह हुआ कि जो भी सिलेक्शन अमेंडेड रूल के बाद होंगे वो नई सेवानिवाली के अनुसार होंगे। लेकिन विभाग के अधिकारियों ने 24 मई को DPC करने का, पुरानी सेवानिवाली करने का विधान बनाया। मुझको जानकारी हुई 14 मई 2024 को। मैंने माननीय मंत्री जी से कहा कि ये गलत हो रहा है, चुनाव चल रहे हैं, इसको रोकिए। लेकिन तत्कालीन प्रमुख सचिव M देवराज साहब ने डबल बेंच के स्टे के बावजूद भी पुरानी सेवानिवाली से DPC किया। इसके बाद 6 महीने तक कि वो DPC 6600 पड़ी रही, बहुत विरोध होता रहा। लेकिन 9 दिसंबर 2022 को 6600 पर की गई DPC का रिजल्ट 9000 पेमेंट के रूप में आया, जिसमें 9 साल का 8 साल का लेक्चरर जो मात्र बीटेक है वो पेमेंट 4 पा जाता है, जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। जिसका स्केल कि 9000 था, और जिसका स्केल 90,000 या 1 लाख था, वो सीधा 2.25 लाख रुपया पाने लगा। और विभाग में जो हमारे एमटेक 2000 करीब एमटेक होल्डर, 1000 करीब PhD होल्डर, जिनके वेतन अभी 5400 6000 है, उनको कैश के माध्यम से 7000 8000 9000 नहीं दिया गया। 250 लोगों को गलत तरीके से प्रमोशन करके कि HOD बना दिया गया। HOD का पद वर्तमान में लोक सेवा आयोग के माध्यम से 100% सीधी पका है, जिसकी वजह से विभाग में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है। जो पढ़े लिखे लोग यहाँ हैं वो बहुत मायूस हैं, क्योंकि AICTE एक्ट का जो सीधा मतलब था कि क्वालिटी एजुकेशन, पढ़े लिखे लोग इस विभाग में रहेंगे तभी इस विभाग में कि क्वालिटी एजुकेशन होगा। अभी इस सरकार के इस कार्य से कई कि IIT से एमटेक, IIT से PhD होल्डर अब ये कह रहे हैं कि अब हमको इस विभाग से छोड़कर चले जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कोई नियम कानून नहीं है। कुछ लोगों को लाभ देने के चक्कर में करीब 2700 लेक्चररों का बहुत नुकसान हुआ है। उनके पदों को 20 साल 15 साल के लिए भर दिया गया है। इसकी वजह से हम विभाग में मायूसी है। और हमारे अप्लाइड साइंस वालों ने 24 दिसंबर को एक माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि ये जो नियम विरुद्ध DPC हुई है, जिसमें डबल बेंच का स्टे था, इसको निरस्त कराइए। अदरवाइज चूंकि विभाग में सारे कि शिक्षक
गस्टेड हैं तो हड़ताल कर नहीं सकते। उन्होंने जो है कि गांधी जी के देश में सत्याग्रह के माध्यम से ये 2 जनवरी से काली पट्टी बांधकर इसका विरोध करेंगे और उसमें हम सभी लोग जो है कि इसका विरोध करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी जिनके कार्यकाल में ये या इसकी 3 कैबिनेट डिसीजन होकर लगा है, हम उनसे अनुरोध करते हैं कि इसकी समीक्षा करें, जो शासनादेश हुआ उसको तत्काल निरस्त करें। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वयं के संरक्षण प्राप्त महाराणा प्रताप में जो एडेड कॉलेज है वहां सारी नियुक्तियां AICTE रूल से हो रही हैं, लेकिन 147 पॉलिटेक्निक जो पूरी तरह से जो है कि सरकारी क्षेत्र में आते हैं वहां पर नियुक्तियां असंवैधानिक नियम विरुद्ध करके बहुत बड़ी वित्तीय अनियमितता हो रही है, जिससे विभाग का माहौल पूरी तरह से जो है कि खराब हो रहा है। अच्छे लोग जो है कि इस विभाग को छोड़कर जाना चाहते हैं। मेरा पुनः माननीय मंत्री श्री आशीष पटेल से आग्रह है कि अगर ये गलत डिसीजन हुआ है तो उस पर आप विचार करिए और आप सभी के मंत्री हैं, सभी के साथ न्याय करिए। ऐसा मेरा विश्वास है कि माननीय मंत्री जी खुद एक शिक्षक के बेटे हैं तो सारे शिक्षकों के साथ न्याय करेंगे। मेरा आपसे यही अपील है कि आप इस मुद्दे को जो है कि उठाइए। सर एक बात कर लीजिए, आपने इतनी सारी बातें तो कर दी, आपने अपना पद तक छोड़ा है, कई लेटर्स भेजे, कई लेटर्स लिख डाले, मुख्यमंत्री तक को लिखा, आपने आशीष पटेल जी को लिखा, पद तक छोड़ना पड़ा, लेकिन अभी तक के कोई भी बात मानी नहीं है आशीष पटेल जी ने। पल्लवी पटेल ने जब मुद्दा उठाया, सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछा तो उसमें आशीष पटेल यही कहते हैं कि मेरी राजनीतिक हत्या करने का प्रयास है। तो आप समझ सकते हैं कि किस स्तर पर यह मामला है और उसमें भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगे हैं। आप रहे हैं, क्या वाकई में पैसे लेकर के इस तरीके की नियुक्ति की गई है? देखिए, वित्तीय अनियमितता है, भ्रष्टाचार के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं जिस समय ये DPC का मामला चल रहा था फरवरी 2024 से, तब मुझको जो है विभाग से इस विभाग के कार्यों से इतर कर दिया गया था। मैं जनता के कार्य को देखता था और ये कहा गया था कि आप जो है कि विभागीय कार्यों को छोड़ दीजिए, जनता जो हमसे संबंधित जनता है उसके कार्यों को करिए। तो इसमें क्या हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में मुझको कोई जानकारी है, लेकिन इसमें जरूर है कि वर्तमान में जो हमारा संगठन है और निदेशालय के लोग जिस पर जो है कि जिस सेवा नियमावली पर डबल बेंच का स्टे हो, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के फैसले के बाद उस सेवा नियमावली के अनुसार डायरेक्टरेट से प्रपोजल आया, उसके बाद में संशोधित किया, लेकिन हमारे जो है शासन में बैठे हुए SO उसको इग्नोर करते हुए शासन के अधिकारियों की मिली भगत से, निदेशालय के अधिकारियों की मिली भगत से और वर्तमान में जो हमारा संगठन है जो सब कुछ जान रहा था, इसके बाद भी ये जो है कि ये जो कार्य किया गया है वो पूर्णतः जो है कि विभाग को चौपट करने के लिए किया गया है। जो अच्छा, एक सवाल कर लेता, क्या जो मंत्री जी हैं आशीष पटेल जी, उनका कुर्ता आज भी सफेद है या भ्रष्टाचार क्या दाग उनके कुर्ते पर लग चुका है? देखिए, मंत्री जी के भ्रष्टाचार के बारे में मैं इसलिए नहीं कह सकता कि मैं डेड ऑनेस्ट था। मुझे विभाग में लेकर आए थे, मैं 20 दिसंबर 2022 को उनका OSD बना था, तो उनकी मंशा साफ थी कि मैं जो है कि अच्छे आदमी को ले जा रहा हूं, लेकिन ये DPC किन कारणों से उन्होंने कर दिया, क्या कर दिया, इसके बारे में मुझको कोई जानकारी नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी वित्तीय अनियमितता तो हुई है। M देवराज का क्या हाथ था? M देवराज ने ही सब कुछ स्टार्ट किया है, काफी पाक साफ उनको कहा जाता है, लेकिन M देवराज के ही सब कुछ करता धरता इसके M देवराज ही माने जाते हैं कि नहीं? ईमानदारी से बताइएगा। देखिए, M देवराज साहब चाहे जैसे हों, डेड ऑनेस्ट हों, कैसे हों, लेकिन M देवराज साहब को जो है कि संविधान के अनुसार नियमों का पालन करना चाहिए था। उसके पहले प्रमुख सचिव साहब डबल बेंच से स्टे लेकर आते हैं कि ये पुरानी सेवानिवृत्ति से DPC नहीं की जा सकती, लेकिन M देवराज साहब किसी की नहीं सुने। उन्होंने जो है कि पुरानी सेवानिवृत्ति जिस पर फिर से बचाने की कोशिश कर रहे हैं M देवराज जी को, उन्होंने किया कि नहीं किया? ईमानदारी से बताइए। उन्होंने DPC किया जो नहीं करना चाहिए था। वो जो है कि संविधान से अलग होकर, नियमों से अलग होकर अपने तानाशाही में DPC किया, उनको नहीं करना चाहिए था, कर दिया। लेकिन कर दिया। अब ये हो जाने 6 महीने बाद 9,000 के पे बैंड पे भी ये सब कुछ लागू होता है। ये बहुत बड़ा जो है वित्तीय अनियमितता है, ये होना ही नहीं चाहिए। हिंदुस्तान में कभी हुआ ही नहीं है कि आदमी 5400 से सीधा 9,000 पर जाएगा, 5400 से आदमी 6,000 पर जाएगा, 7,000 पर जाएगा, 8,000 पर जाएगा, 9,000 पर जाएगा, और वो पद
जो लोकसभा आयोग के माध्यम से भरे जाने थे और जिस पर जो है कि जिसकी क्वालिफिकेशन निर्धारित है, एमटेक प्लस 15 साल का एक्सपीरियंस, पीएचडी प्लस 12 साल का एक्सपीरियंस, उस पर 8 साल वाले बीटेक होल्डर को भी प्रमोट कर दिया जो पद उनको मिल ही नहीं सकता था। ये बहुत बड़ा जो है कि षड्यंत्र है, साजिश है और वित्तीय नीचता है। डर नहीं लगता? पल्लवी पटेल जी को तो सत्र से बाहर निकाल दिया गया, आप ओएसडी होकर के आपने अपना पद छोड़ा है, उसके बाद यहाँ पे तमाम लोग देख रहे हैं। डर नहीं लग रहा है कि कोई भी दिक्कत आपके साथ कर दी जाए? इतना खुल करके वहां तो जब सत्र के अंदर बात तो उठाई गई, जब वहां नहीं सुना गया तो आप मानते हैं आपकी बातें सुन ली जाएगी, मुख्यमंत्री जी इस पर संज्ञान लेंगे या मंत्री जी संज्ञान लेंगे? नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के सिद्धांत पर चलने वाली वर्तमान सरकार जो सबकी है, सारे शिक्षकों की है, वो इस पर जरूर जो है कि संज्ञान लेगी। और चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ खुद उनके संरक्षण प्राप्त महाराणा प्रताप में नियुक्तियां एआईसीटी नॉर्म से हो रही हैं, तो ये जो नियुक्तियां एआईसीटी नॉर्म के विपरीत हुई है, इस पर जरूर समीक्षा होगी, इसको तत्काल निरस्त करेंगे। और जो लोग इसमें दोषी हैं, चाहे निदेशालय के अधिकारी, चाहे शासन के अधिकारी या और कोई संगठन अगर दोषी है तो उनके खिलाफ कार्रवाई निश्चित होगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास। अच्छा, ओएसडी आप रहे हैं, एक सवाल और पूछ लूं, आपके सेवा रहते हुए बातें ये भी आ रही हैं कि मंत्री जी ने अपने किसी खास व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिए इतना बड़ा भ्रष्टाचार होने दिया और इस पर खूब रुपया कमाया है। वाकई में ऐसा था कि नहीं? उनका कौन खास ऐसा था जो जिसके लिए ये सब कुछ नियम के विरुद्ध सारी कार्रवाई हुई? आपको पता होगा। नहीं, उनके साथ जो है कि उनके साथ पड़े हुए एक अवधेश पटेल जी थे, जो थे या हैं अभी भी हैं, वो जो यहाँ पर राजकीय पॉलिटेक्निक लखनऊ में जो है कि लेक्चरर थे, उनके साथ पीआरओ का काम कर रहे हैं, वो थे। और एक आध लोग हैं जो हमेशा मंत्री जी पर दबाव बनाते थे। मंत्री जी के लिए पैसे कलेक्शन किसने किया? इसके बारे में मुझको कोई जानकारी नहीं। जो चीज हमारे बचा रहे हैं आप? नहीं, मुझे पैसे के बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि मंत्री जी के साथ जब मैं पहले बार आया था तो जब ट्रांसफर हुआ था तो इसमें निश्चित रूप से मंत्री जी ने एक भी पैसा नहीं दिया था ट्रांसफर में। तो मुझे लग रहा था कि मंत्री जी जो है कि इस तरह के कामों में विश्वास नहीं रखते हैं। लेकिन 6 महीने बाद इसमें क्या हुआ, कैसे हुआ, किन कारण से हुआ, उसको कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इनके खास आदमी व्यक्ति जो थे क्यों किया मंत्री जी ने, इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यह है कि अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए तो किया। और कोई था इनका कोई खास या फिर? नहीं, बहुत लोग हैं। 2-3 नाम बता दें। विशेष रूप से जो है अवधेश पटेल हैं और एक जो है कि कंप्यूटर के लेक्चरर हैं जो उनके यहाँ काम करते हैं। 2 लोग मुझे लगता है, बाकी हमको बारे में जानकारी नहीं है। अध्यक्ष जी भी बैठे हुए हैं। अध्यक्ष जी, काला फीता बांध करके आप विरोध करेंगे, कार्य करते हुए विरोध करेंगे, डर नहीं लगता आपको किसी भी तरीके का? देखिए सर, माननीय न्यायालय की बहुत सारी जो प्रक्रियाओं के तहत प्राविधिक शिक्षा विभाग डिप्लोमा सेक्टर में एआईसीटी की सेवा शर्तें और नियम लगाई गई थी और दिनांक 3/5/18 को ये सारी सेवा शर्तें विभाग में लागू की गई। और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का एआईसीटी के नॉर्म्स को लागू करने का एकमात्र उद्देश्य ये था कि हमारे राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में जितने भी छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, लगभग 2 लाख छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, उनको गुणवत्तापरक शिक्षा मिले, उसमें गुणवत्तापरक शिक्षकों की नियुक्ति हो, उनकी एक एजुकेशन हो मिनिमम, उनका एक अनुभव हो। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि गुणवत्ता को तो एक साइड में रख दिया और एआईसीटी के जो वेतनमान हैं उनको अडॉप्ट कर लिया। यहाँ हो क्या रहा है सर कि जो लेक्चरर हैं, विभाग के प्रवक्ता हैं, उनके जो जायज एआईसीटी के वेतनमान हैं, बहुत सारे लेक्चरर ऐसे हैं कि उनको 15-20 साल का अनुभव हो गया लेकिन 5400 पे वो सेलेक्ट हुए थे, आज भी 5400 पे नौकरी करते हैं। तो उनका जो वेतनमान निर्धारण होना चाहिए था एआईसीटी लागू होने के बाद, वो आज तक नहीं लागू हो पाया है। लेकिन उन्होंने क्या किया कि जो सीधी भर्ती का पद था विभाग अध्यक्ष का, उसमें प्रमोशन कर उस पर नियम विरुद्ध तरीके से प्रमोशन जरूर कर दिया। तो उन्होंने जो एक नियम संगत कार्य था उसको अडॉप्ट न करके एक नियम विरुद्ध कार्य को पहले वरीयता दी। तो ये सबसे बड़ा जो है विसंगति इससे विभाग में उत्पन्न हो गई है। जो कनिष्ठ व्याख्याता थे वो उनके अंडर में जो है जो वरिष्ठ व्याख्याता हैं उनको कनिष्ठ के अंडर में काम करना पड़ रहा है इस समय। तो आपका जूनियर तो आपका सीनियर हो गया होगा आपका। हाँ, ये बहुत बड़ी विसंगति उत्पन्न हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पुरानी सेवा नियमावली से तो उनका प्रमोशन किया गया विभागाध्यक्ष के पद पे, और पुरानी सेवा नियमावली से 6600 पे लाए पहले उनको, और फिर नई सेवा नियमावली से उनको वेतनमान 9000 दे दिया गया। ये सबसे बड़ा मतलब
स्थिति ऐसी है कि किन परिस्थितियों में किया गया, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो है। आपको लग रहा है कि आप लोग विरोध करेंगे, अपनी आवाज बुलंद करें, सुनवाई होगी? और इसी के तहत हम लोगों ने ये फैसला किया है कि हमारे जो 3000 विभाग के लेक्चरर हैं जो बहुत कुंठाग्रस्त हैं अपने एआईसीटी वेतनमान न लगने से और जो ये नियम विरुद्ध डीपीसी की प्रक्रिया होने से, उसके विरोध में हमने ये निर्णय लिया है कि हम 2 जनवरी से अपना जो दैनिक कार्य है विभाग का उसे करते हुए काली पट्टी बांधकर एक सांकेतिक विरोध प्रदर्शन करें संस्थाओं के स्तर पर, और अगर इसके बावजूद भी हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी। पल्लवी पटेल ने मुद्दा उठाया था विधानसभा में सत्र के दौरान, बाहर निकाल दी गई थी। आप तो सरकारी कर्मचारी हैं। जी सर, वो देखो उनके माननीय विधायक हैं, उनकी एक अलग मुद्दे हैं, अलग स्टैंड है, उसके बारे में हम नहीं कह सकते। हम एक संघ के नाते जो हमारे कार्मिकों के साथ दिक्कत हो रही है उसके बारे में हम बात कर सकते हैं। अब उनका क्या स्टैंड है वो अपने स्तर से। ये लड़ाई रुकेगी नहीं? ये लड़ाई नहीं रुकने वाली। जो नियम विरुद्ध कार्य हैं उनके विरोध में लगातार ये लड़ाई जारी रहेगी। बिल्कुल। तो प्राविधिक शिक्षा विभाग को लेकर के जो भी भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे, विधायक पल्लवी पटेल ने जो आवाज अपनी बुलंद की विधानसभा में सत्र के दौरान, वो मुद्दा अब धीरे धीरे तूल पकड़ रहा है। और 2 जनवरी से अगर नहीं मान ली जाती हैं तो विरोध प्रदर्शन होगा, काला फीता बांध करके कार्य करते रहेंगे, लेकिन विरोध होगा। और आप देख रहे थे आशीष पटेल के पूर्व ओएसडी भी हमारे साथ बैठे थे और ऐसे चौंका देने वाले खुलासे कर दिए जिसको सुनने के बाद भाजपा सरकार के तमाम वो मंत्री जो इस मामले में पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं, सभी के होश उड़ जाएंगे। और धीरे धीरे इसके धागे 4PM न्यूज नेटवर्क खोलता रहेगा। जुड़े रहिएगा 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ और इससे जुड़े हुए जो तमाम मुद्दे हैं उस पर लगातार चर्चा होगी। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4PM न्यूज नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।